हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है JAIB समरी बैच में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। और हम लोग PPB पेपर 2 मॉड्यूल ए की क्लास नंबर 13 के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों, हमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करेंगे ऑथराइज डीलर क्या होते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन ऑथराइज एज एन ऑथराइज डीलर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ फेमा, यानी ऐसे पर्सन जिनको फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 10 के तहत परमिशन दी जाती है फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांजेक्शन्स करने की, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऑथराइज डीलर कहते हैं। अब ऑथराइज डीलर की 3 कैटेगरीज होती हैं। ऑथराइज डीलर 1 सबसे पहली कैटेगरी होती है ऑथोराइज्ड डीलर 1। ऑथोराइज्ड डीलर 1, ऑथोराइज्ड डीलर 2 और ऑथराइज डीलर कैटेगरी नंबर 3। अब इनमें क्या डिफरेंस है, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। ऑथराइज डीलर कैटेगरी जो 1 होगी, उन्हें सभी प्रकार के कैपिटल और करंट अकाउंट को ट्रांजेक्शन्स करने की अनुमति दी जाती है। ठीक, इसके बाद जो ऑथराइज डीलर 2 होंगे, ऑथराइज डीलर 1 से कम या लिमिटेड है ना, लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करने की अनुमति मिलती है। और जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 है, ये स्पेसिफिक कुछ विशेष ही जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 की। एंटिटीज विच आर ऑथराइज्ड, ऐसी एंटिटीज जिनको ऑथराइज किया गया है, ठीक है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? RBI के द्वारा, टू कैरी आउट ऑल परमिसेबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस एज पर डायरेक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जितने भी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं, सभी कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने की अनुमति जिनको मिलती है वो कहलाते हैं ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2। एंटिटीज विच आर ऑथराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कैरी आउट स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब देखो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रेड रिलेटेड। अब ट्रेड वाले, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में से ट्रेड वाले ट्रांजेक्शंस को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करता है कैटेगरी 2। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ फिर इन ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो लोग काम करते हैं वो होते हैं फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, रीजनल रूरल बैंक्स जो कि सिलेक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर आता है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3। एंटिटीज विच आर ऑथराइज, ऐसी एंटिटीज जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? ऑथराइज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैरी आउट स्पेसिफाइड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, एक स्पेसिफाइड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड या उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगे, उन्हें हम ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 में रखते हैं। फिर आता है ऑथराइज पर्सन कौन होता है। देखो ये सब अगर आपको पता होगा तभी आप यूनिट नंबर 8 से पढ़ पाएंगे, 8 9 को तभी पढ़ पाएंगे जब इनकी बेसिक जानकारी आपके पास होगी। अब देखिए क्या लिखा है, एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 10 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। अब ऑथराइज पर्सन कौन है समझिएगा। ऑथराइज पर्सन वो व्यक्ति होंगे, या तो वो मनी चेंजर होंगे, क्या कर रहे होंगे? मनी को चेंज कर रहे होंगे, मनी चेंजर होंगे। ठीक है दोस्तों, डन। या फिर वो ऑफशोर बैंकिंग कर रहे होंगे। ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है? व्हाट इज ऑफशोर बैंकिंग? जब हम ऑफशोर बैंकिंग की बात करते हैं तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स वो बैंकिंग यूनिट्स होती हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स वो बैंकिंग यूनिट्स होती हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, है ना, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, और इनको CRR और SLR में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरी अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? सब सेक्शन, अच्छा ठीक है, और अदर पर्सन जिनको ऑथराइज किया गया हो, और अनदर
अनदर पर्सन जिनको क्या किया गया हो, ऑथराइज किया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहां पे जो अब ये जो डील करेंगे, किस में डील करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में डील करेंगे या फॉरेन सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटीज में ट्रीट करेंगे, सिक्योरिटीज में क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे अगर मैं भारत में हूं और मैं विदेश में कोई निवेश करना चाहता हूं, और निवेश के लिए अगर मैं पैसा भेजता हूं फॉरेन एक्सचेंज, तो वो मेरा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। अगर मैंने विदेश में कहीं कोई लोन लिया है या मैंने विदेश में उस लोन का रीपेमेंट किया है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एसेट्स या लाइबिलिटी क्रिएट करता हूं विदेश में, उसके लिए मैं फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन करता हूं, तो वो भी मेरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे देखने को मिलता है। पहला आता है इन्वेस्टमेंट, सच एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लोन एंड बोरोइंग इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लोन एंड रीपेमेंट। Assets and liabilities, any significant acquisition and disposal of assets और liabilities outside the country। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को बात करता है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब देखिए, a transaction other than a capital account transaction and include no assets created, ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होते हैं, आप एक्सपेंस के तौर पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, आपने विदेशी व्यापार किया, कोई सामान विदेश में बेचा तो आपको फॉरेक्स मिलेगा, आपने कोई सामान खरीदा तो आपको विदेश पैसा भेजना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज में। तो जो भी आप फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो भी फॉरेक्स का लेन देन कर रहे हैं, है ना, वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन का जो प्रिंसिपल अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बट उस प्रिंसिपल का जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो किया था, जो कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के फॉर्म में किया था, उस पर जो इनकम मिलेगी वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, पेमेंट ड्यू इन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड, आपके बच्चे, माता पिता या पत्नी या पति विदेश में रहते हैं और उनके जीवन यापन के लिए यदि आप पैसा भेज रहे हैं, तो वो भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। फिर आता है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट और स्पाउस, यानी अगर आपके परिवार में माता पिता या आपकी पत्नी या पति या बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं, है ना, विदेश की यात्रा कर रहे हैं या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो विदेश आप ले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो आप पैसा लेके जाएंगे वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। अब आउटवर्ड रेमिटेंस की बात करें तो आप भारत से जब विदेश पैसा भेजते हैं तो रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय ऑथराइज डीलर, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑथराइज डीलर के थ्रू ही रिलीज किया जाएगा। रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर वेरियस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज गवर्न्ड बाय फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000। ठीक है, तो जो भी आपका पैसा ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2000 के तहत गवर्न किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो कुछ रूल्स के तहत होंगे। दीज रूल्स हैव कैटेगराइज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जैसे सबसे पहले शेड्यूल 1 होगा जिसमें कुछ आपको ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिटेड किया गया है जिसके लिए आप पैसा नहीं भेज सकते। फिर आपका शेड्यूल 2 होगा, ट्रांजैक्शंस परमिटेड विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेड्यूल 2। फिर आता है तीसरा, ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी परमिटेड बाय ऑथराइज्ड डीलर अप टू देयर सोल्ड सीलिंग स्पेसिफाइड, शेड्यूल 3। एक निश्चित लिमिट तक का ही पैसा जब आप ट्रांजैक्शन करने की अनुमति हो तो उसे शेड्यूल 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक स्कीम का नाम आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। और इसको आरबीआई ने आपको क्यों प्रोवाइड किया है?
जब फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ईज किया जाए, आसान किया जाए भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक। और उसी के तहत सन 2004 में 2004 में एलआरएस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका मेन पर्पस क्या था? इट इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर को भी इसमें जोड़ा जाएगा, और ये हमारे भारत के नागरिकों के लिए दी गई एक सुविधा है। इस सुविधा का लाभ इंडिविजुअल उठा सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट नहीं उठा सकता, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं उठा सकती, एचयूएफ नहीं उठा सकता और ट्रस्ट भी नहीं उठा सकता, ठीक है दोस्तों। नाउ मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप 2.5 लाख यूएस डॉलर पर हेड विदेश ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या विदेश लेके जा सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कितने बार में आपको ट्रांजेक्शन करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, बट द लिमिट इज 2,50,000 यूएस डॉलर और इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। नाउ कैन बी यूज्ड फॉर एनी परमिटेड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस और एनी कॉम्बिनेशन, ये आपको अनुमति है। रेमिटेंस फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसी एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, इसको रोका गया है, नॉट अलाउड। कैन नॉट बी यूज टू गिव गिफ्ट टू अनदर रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी अगर मान लीजिए इंडिया का कोई रेजिडेंट है, ठीक है, और अगर वो इंडिया के किसी दूसरे रेजिडेंट को, ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट है कोई, है ना, रेजिडेंट है, और वो इंडिया के किसी दूसरे रेजिडेंट को अगर क्या करना चाहता है, एलआरएस के तहत फॉरेक्स गिफ्ट करना चाहता है, तो इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा। लेकिन हां, अगर कोई इंडिया का पर्सन किसी आउटसाइड रेजिडेंट को अगर गिफ्ट करना चाहता है, तो वो एलआरएस स्कीम के तहत अलाउड है, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? ट्रेवलर्स प्रोसीडिंग्स टू कंट्री अदर देन इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन एंड अदर रिपब्लिक ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट नॉट एक्सीड यूएस 3,000 पर विजिट फॉर इट्स इक्विवेलेंट, तो $3,000 तक ही पर विजिट के लिए आप लेके जा सकते हैं। अगर कोई ट्रेवल प्रोसीड करता है इराक और लीबिया, तो उसके लिए लिमिट है $5,000 पर विजिट और इक्विवेलेंट। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल में रेमिट अप टू ₹2,50,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर एज अ गिफ्ट टू अ पर्सन प्रोसीडिंग आउटसाइड इंडिया। तो मैंने यह भी आपको बताया कि अगर किसी इंडियन रेजिडेंट को एलआरएस के तहत गिफ्ट करना चाहता है $2.5 लाख, अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडियन रेजिडेंट आउटसाइड रेजिडेंट को गिफ्ट के तौर पे एलआरएस स्कीम के तहत पैसा भेजना चाहता है, तो अलाउड होगा, ठीक है दोस्तों, डन है। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल में सरेंडर, रिसीव, रियलाइज अप स्पेंट अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज पर्सन विद इन 180 डेज। अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और उसके पास फॉरेक्स है, ठीक है, तो उसने जो भी फॉरेक्स रिसीव किया, रियलाइज किया, या उसने खर्च नहीं कर पाया, विदेश गया था, तो उसके पास जो भी बचा फॉरेक्स होगा वो ऑथराइज पर्सन को सरेंडर कर सकता है, और इसके लिए उसको टाइम पीरियड दिया गया 180 डेज, 180 दिन के अंदर कर सकता है। आ रिटर्निंग ट्रेवलर परमिटेड टू रिटेन फॉरेन करेंसी, ट्रेवलर्स चेक और करेंसी नोट अप टू 2,000 एंड फॉरेन कॉइन विदाउट एनी सीलिंग बियॉन्ड 180 डेज। तो सेम थिंग है, जैसी आपने विजिट अब्रोड की है, वहां पे यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो 180 दिन के अंदर आप उन पैसे को जमा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि आपके लिए थी आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, और आज हमने बात की सिर्फ इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस फॉर इंडिविजुअल ओनली, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी, और आप सभी के लिए मानसून सेल ऑफर का आज लास्ट डे है, लास्ट आवर्स बचे हैं, तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। 65% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर, ठीक है दोस्तों। सो 15 जून तक ही ये ऑफर वैलिड है, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर आप JAIB की प्रिपरेशन हमारे महापैक के थ्रू करते हैं, तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर JAIB प्रिपरेशन, ठीक है। और इसके तहत आपको हमारा
आपको हमारा 6 मंथ महापैक 2299 में, 12 मंथ महापैक 3499 में और 24 महीने का महापैक 5499 में उपलब्ध है। ठीक है, सो महापैक का सबसे बड़ा फायदा है मल्टीपल बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 सब डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे कॉम्बो महापैक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो 12 मंथ कॉम्बो महापैक 4999 में और 24 मंथ कॉम्बो महापैक 6999 में उपलब्ध है। ठीक है, फिर देखेंगे तो हमारा JAIB फाउंडेशन बैच जो कि JAIB दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है और इसे आप 1799 में अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर के अकॉर्डिंग भी बैचेस को चूज कर सकते हैं और मात्र 599 में आप लाइव बैच के साथ जुड़ सकते हैं इस ऑफर के तहत। साथ ही साथ JAIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स हमारी जिनकी कॉस्ट है 1224 अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप अवेल कर सकते हैं। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज, माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन, आपको इन किताब से ये लाभ होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल।